नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी प्राइम टाइम डिबेट ललकार। मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी। तो लंबे लंबे वादे, डोर टू डोर कैंपेन, दुनिया भर की चुनावी रैली और लोक लुभावन वादों के बीच पांचवें चरण का मतदान समाप्ति की ओर बढ़ चला है। इस पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, झारखंड, लद्दाख, बारामूला समेत कुल 49 सीटों पर सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने की तरफ है। जहां पांचवें चरण में अमेठी, रायबरेली, बारामूला, लखनऊ, कैसरगंज, सारण और हाजीपुर सीट सुबह से चर्चा में बनी रही, तो वहीं इन सीटों पर राजनीतिक परिवारों के वारिस राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, चिराग पासवान, रोहिणी आचार्य, करण भूषण सिंह जैसे नेता भी जनता की कसौटी पर उतरने के लिए तैयार नजर आए। पांचवें चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव हुआ, वहां के राजनीतिक समीकरण बहुत ही दिलचस्प बने हुए हैं। जहां पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 49 में से 40 सीटें बीजेपी के नाम रहीं, लेकिन अब कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2019 के चुनाव में राजनीतिक प्रतिद्वंदी बने सपा, बसपा, टीएमसी कांग्रेस, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरजेडी कांग्रेस आज भविष्य बचाने के लिए एक ही इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यूपीए से इंडिया बना गठबंधन नतीजों में कितना नयापन लाएगा, ये 4 जून के नतीजे बताएंगे। लेकिन इसके इतर नए बदलते उभरते जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीटों पर हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान से कई संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। अब तक हुए 7 में से 5 चरणों में 543 में से लगभग 70% सीटों पर चुनाव निपट चुका है, जिसका अर्थ है कि जो इन चरणों में बाजी मार गया, उनका दिल्ली तक का रास्ता काफी आसान हो रहा है। वहीं मतदाताओं का खुलकर कुछ ना बोलना यानी साइलेंट होना नेताओं के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि चरण निपटते जा रहे हैं लेकिन जनता की नब्ज पकड़ में नहीं आ रही। कुल मिलाकर यह चरण लहर वर्सेस आंधी, पर्सनैलिटी वर्सेस परसेप्शन और अपोजिशन वर्सेस ऑप्शन जैसे शब्दों में फंसा हुआ नजर आ रहा है, जिस पर हम चर्चा का आगाज करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर 5वें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला सुबह 7 बजे से जारी है। अब 3 बजे तक 47.53% मतदान बचा हुआ है। लास्ट 1 घंटा, अंतिम 1 घंटा समय बचा हुआ है। 6 बजे तक मतदान होगा। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तमाम महत्वपूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सुबह 7 बजे से मतदान का सिलसिला जारी रहा। कड़ी सुरक्षा और शानदार व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्ण मतदान सामने आया, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच राजनीतिक दलों के नेताओं की जो धड़कनें हैं वो काफी बढ़ती नजर आ रही हैं। कई जगहों पर मतदान प्रतिशत में भारी बंपर रिकॉर्ड दर्ज किया गया, तो कहीं पर मतदान में सुस्ती भी नजर आई है। 5वें चरण के 8 राज्यों में 49 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। अंतिम 1 घंटा बचा हुआ है, उसके बाद वोटिंग परसेंटेज पर भी सबकी नजर बनी रही होगी। अगर 2019 के ही आंकड़ों पर नजर डाल लें तो 5वें चरण में हुए मतदान में लगभग कुल 65% मतदान दर्ज किया गया था, लेकिन 2019 के चुनाव में 3 बजे तक ही 47% मतदान हो चुका है। यानी कुल मिलाकर यह आंकड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता जुड़ रही हैं, ताजा समझने का समीकरण प्रयास करेंगे। राजा बास लखनऊ से जुड़ रहे हैं, कुलदीप सिंह अमेठी से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बिहार से अमित कुमार भी जुड़ रहे हैं। राजा बास, शुरुआत आप ही से करूंगा। राजधानी लखनऊ वीआईपी सीट मानी जा रही थी और काफी महत्वपूर्ण भी है। अब तक दिन भर जो मतदान हुआ, उसके बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है? अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है। मतदान केंद्रों की स्थिति क्या नजर आ रही है? मतदाताओं में कितना उत्साह रहा? मुद्दे क्या रहे? देखिए, खासतौर पे लखनऊ में 3 बजे तक 41.90% वोटिंग हुई है और वोटिंग बढ़ती चली जा रही है। मगर गर्मी का मौसम है, बहुत सख्त गर्मी है, बहुत हार्डकोर यहाँ हीट स्ट्रोक है। तब भी मतदाता का रेशियो दिन पे दिन जो टाइम गुजर रहा है बढ़ता चला जा रहा है। मगर एग्जैक्ट जो रेशियो है वो 6:30 बजे जैसे ही वहाँ पीसी होगी इलेक्शन कमीशन की, एग्जैक्ट रेशियो लखनऊ की वोटिंग परसेंटेज का सामने आ जाएगा। अभी मतदाता का हुजूम है पोलिंग बूथों पर। अब बहुत से ऐसे अफराद हैं कि जो दिन के बाद यानी 3 बजे के बाद निकले हैं। गर्मी में जब कमी आई है, थोड़ा सा ठंडा माहौल हुआ है, तो मतदाताओं का हुजूम जो है बूथ पे नजर आ रहा है। तो उम्मीद यह है कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ने वाला है और खास तौर पे ये हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ राजनाथ सिंह मैदान में है, जो राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा है, रक्षा मंत्री है। तो देखने वाली बात है और भी इंप्रूवमेंट होगा। अमेठी, रायबरेली, कैसरगंज जैसी सीटें भी हाई प्रोफाइल रही, जहां पर तमाम वीवीआईपी अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आए हैं
और यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश का 5वां चरण का ये जो इलाका है जहां पर मतदान हुआ, यह अपने आप में बहुत दिलचस्प बन गया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लखनऊ, मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, फैजाबाद, झांसी, बांदा, हमीरपुर, कैसरगंज, गोंडा, फतेहपुर, जालौन, कौशाम्बी, ये तमाम 14 जो लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वहां वोटिंग चल रही है। और खासतौर पर वीआईपी सीट जो है वो लखनऊ है, मोहनलालगंज है, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर लड़ रहे हैं। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा जो बहुत ही करीबी हैं गांधी परिवार के, वो चुनावी मैदान में। स्मृति ईरानी अपोजिशन में है, बीजेपी से हैं, जो पिछली बार 2019 में चुनाव जीत गई थी। राहुल गांधी हार गए थे अमेठी से। रायबरेली से सोनिया गांधी ने विड्रॉ किया, राहुल गांधी मैदान में है। कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुक्रिया आपका राजा अब्बास राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप, आपका रुख करेंगे अमेठी हाई प्रोफाइल वीवीआईपी सीट 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नाम रही, लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी उम्मीदें लगाई बैठी है अमेठी पर कि आखिरकार किस तरह से अमेठी के सियासी समीकरणों को बदला जाए। ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर निकलकर सामने आई? बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने किशोरी लाल को कितनी कड़ी चुनौती दी है? तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को यहाँ से स्मृति ईरानी ने चुनावी मैदान में 55,000 वोटों से चुना जी। विदेश में चर्चा का विषय तब अमेठी की सीट बनी थी। फिलहाल इस बार समीकरण कुछ बदले हुए हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से गांधी नेहरू परिवार के सबसे खास, सबसे विश्वसनीय किशोरी लाल शर्मा चुनावी मैदान में है। और किशोरी लाल शर्मा के बारे में अगर बात की जाए कुणाल, तो वो राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी इनको यहाँ पे लोकसभा चुनाव में वो कोऑर्डिनेटर के तौर पर यहाँ रहते थे। बूथ मैनेजमेंट का काम वो यहाँ पे करते थे। लोगों के बीच उनकी यहाँ पे देखा जाए तो गहरी पहुंच किशोरी लाल शर्मा की भी बताई जा रही है। लेकिन 2019 के चुनाव में जिस तरह से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, लगातार वो अमेठी कर होकर रह गई। अमेठी में आकर उन्होंने अपना घर बनवाया और यहाँ की वोटर बनी। और आज उन्होंने सुबह 8 बजे मैदान मवई गांव के अपने स्थानीय बूथ पर अमेठी में मतदान किया। तो देखा जाए चुनौतियां किशोरी लाल शर्मा के लिए भी आसान नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पे किशोरी लाल के लिए प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या गठबंधन के नेता अखिलेश यादव हो, जिस तरह से आके चुनाव प्रचार किए हैं, तो चुनाव दिलचस्प है। लगातार लड़ाई जारी है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर अपने अपने तरफ लोगों वोटरों को मोड़ने के लिए लगातार अभी से 2 दिन पहले बिल्कुल, और लगातार इसलिए कहा जा रहा है कि जो एक तरफा सीट होती थी किसी भी प्रत्याशी के लिए, वहां पर अब चुनाव फंसता नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका कुलदीप, हमारे साथ अमेठी से जुड़ने के लिए। सीधे पटना का रुख करेंगे। पटना से हमारे साथ अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, बिहार में 5 सीटों पर आज मतदान हुआ है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण और हाजीपुर वीवीआईपी सीटें यह भी मानी जाती है। राजीव प्रताप रूडी से लेकर रोहिणी आचार्य से लेकर चिराग पासवान से लेकर देवेंद्र चंद्र ठाकुर तक जैसे नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद होती हुई नजर आ रही है। एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस का सीधा मुकाबला यहां पर भी बहुत दिलचस्प बनता हुआ नजर आया, पूरे थ्रू आउट 40 सीटों पर। निश्चित तौर पर कुणाल, देखिए जो 5वां चरण का चुनाव आज बिहार में हो रहा है, तो 5 सीटों पर आज 5 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। खास तौर पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य आज सारण से चुनाव लड़ रही है। वह आर पार की स्थिति है। दरअसल वहां से भाजपा के राजीव प्रताप रूडी चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछले 2 बार से स्थानीय सांसद रहे हैं। और इस बार लालू अपनी बेटी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। या तो छल बल अकल सारे बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तेजप्रताप यादव जैसे दिग्गज उतरे हैं और रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो देखिए प्रतिष्ठा की सीट है। वही आपने शुरुआती बातों में अपने कहा कि हाजीपुर सीट की भी आपने चर्चा की। देखिए हाजीपुर सीट भी काफी महत्व रखता है, खासतौर पर एनडीए ने यहाँ से लोजपा के रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान को उतारा है एनडीए ने। तो देखिए रामविलास पासवान की चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि हाजीपुर से रामविलास
पासवान 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, लोकसभा चुनाव। और इस बार चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं, वो चुनाव लड़ रहे। देखिए, रामविलास पासवान के सुपुत्र जो चिराग पासवान है, वो जमुई से पहले 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, और ये तीसरी बार अगर चुनाव जीतते हैं तो वो हैट्रिक होगा। तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। एकाएक जो राजनीतिक एक हलचल के तहत चिराग पासवान की जो लोजपा है, उनको नरेंद्र मोदी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला और 5 सीटों और उनको जो है सीट अलॉट किया गया। वही अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो देखिए, अजय निषाद है, कांग्रेस के सीट से लड़ रहे हैं। ये वही अजय निषाद है जो पिछली बार भाजपा की सीट से जीत कर आए थे और भाजपा ने उनका टिकट काट दिया, तो अजय निषाद ने पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थामा है। और वही भाजपा से जो बात करें तो रामभूषण निषाद, इनको मुजफ्फरपुर से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए, हर सीट पर एक ही तरह की स्थिति बनी हुई है, आर पार की स्थिति है, प्रतिष्ठा की स्थिति है। सीतामढ़ी की बात करें तो देवेश चंद्र ठाकुर काफी जाने माने नाम है, जदयू ने वहां से उनको उम्मीदवार बनाया है। अजय राय अर्जुन राय को वहां से मैदान में उतारा गया है, जो काफी कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि 2019 का लोकसभा चुनाव का नतीजा बिहार में फिर से दोहराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती एनडीए के लिए बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ पटना से जुड़ने के लिए, बिहार के सियासी समीकरण को समझाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की बारामूला और लद्दाख, ये तमाम महत्वपूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रहे जहां पर चुनाव संपन्न होता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी अगर तमाम मतदाताओं ने वोट नहीं किया है तो अभी भी कुछ अंतिम समय बाकी है, लगभग 40 से 45 मिनट का समय बचा हुआ है। अपनी नजदीकी पोलिंग बूथ जाएं, मतदान करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में अभी भी आप अपनी अहम निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि आपका एक एक वोट लोकतंत्र की नींव को ना सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि अगले 5 साल के भविष्य की नींव को भी आधार देता हुआ नजर आएगा। एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। 2019 के मुकाबले 2024 में समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। 2019 तक जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे वो आज एक साथ एक ही गठबंधन के बैनर तले भी नजर आ रहे हैं। जो चुनाव ज्ञान वर्सेस पीडीए के फॉर्मूले के साथ शुरू हुआ था वो आरक्षण और संविधान के खतरे में आने जैसे मुद्दों पर भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच मतदाता हैं जो एकदम चुपचाप हैं, साइलेंट हैं, कुछ नहीं बता रहे, जिसकी वजह से चुनाव को समझ पाना और एक आम जनता की नब्ज को टटोल पाना भी राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल बनता नजर आ रहा है। यही कारण है कि पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा चरण संपन्न होने की तरफ है। लेकिन जो मुद्दे हैं वो हर चरण में बदलते नजर आ रहे हैं। लगातार डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, लगातार चुनावी रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, लेकिन मतदाता हैं जो कुछ भी खुलकर बोल नहीं रहे। बड़ा सवाल ये कि तमाम रैलियों में, जनसभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में, रोड शो में जो जनता भारी भीड़ की तरह उमड़ रही है वो वोटों में किस तरह से तब्दील होगी। क्या वाकई में 2024 के चुनाव के आगाज में जो मुद्दे थे क्या वही अंतिम वक्त तक मुद्दे छाए रहेंगे, या अभी भी जो छठा और सातवां चरण बाकी है जिनमें बराबर की सीटों पर मतदान होना है, वहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ और मुद्दे भी हैं जो जन्म लेते हुए नजर आएंगे। बहरहाल मुद्दे कुछ भी हो, जनता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभा रही है, अपने घरों से निकल रही है और अपने अपने बुनियादी मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय विषयों पर के आधार पर भी जमकर मतदान कर रही है। लेकिन यह मतदान किसकी तरफ जाएगा? क्या किसी नेता की लहर चलेगी या किसी नेता की आंधी में सब कुछ सिमटता नजर आएगा? ये 4 जून के नतीजे बताते हुए नजर आएंगे। आज का दिन महाराष्ट्र के लिए भी बेहद खास रहा, क्योंकि महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी, या ये कहा जाए हिंदुस्तान की जो आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, वहां पर भी समीकरण काफी हद तक बदलते नजर आए। बहरहाल 5वें चरण की 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान, अब तक 3 बजे तक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है। अंतिम ये 1 घंटा चल रहा है। 6 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद वोटिंग क्लोज कर दी जाएगी। कई दिग्गज नेता आज चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम चिराग पासवान की हम बात करें, चाहे रोहिणी आचार्य की हम बात करें, चाहे स्मृति ईरानी की हम बात करें, चाहे राहुल गांधी की हम बात करें, चाहे राजनाथ सिंह की हम बात करें, शांतनु ठाकुर की हम बात करें, निरंजन ज्योति हैं, इसके अलावा पीयूष गोयल, इसके अलावा श्रीकांत शिंदे, राजीव प्रताप रूडी,
तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होती हुई नजर आ रही है। जमकर पसीना बहाया, लोगों से संपर्क किया, लेकिन मेहनत कितनी सफल होगी अपने आप में कई चीजें स्पष्ट करेगी 4 जून की तारीख। 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। संदीप दुबे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, विवेक कोड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और एस के दुबे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय साझा करने के लिए। संदीप जी, 5वें चरण का मतदान लगभग समाप्त होने की तरफ है। 5वें चरण तक अभी भी मुद्दे बदलते हुए नजर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती यह भी है कि 5वें चरण की अगर बात करें, 2019 में शानदार परफॉर्मेंस था, 49 में से 40 सीटें आपने जीती थी। इस बार पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है कि जिन मुद्दों के आधार पर पार्टी चली है, उन मुद्दों के आधार पर आज भी वही रिपीट होगा जब 4 जून के नतीजे सामने आएंगे? मतदान कर रहे हैं। मतदान जो है ये हम सबके लिए त्योहार है, और ये त्योहार जो है हम सबको मिलके मनाना चाहिए और सबको वोट करना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि आज राजनीतिक का दिन नहीं है, आज दिन है सभी मतदाताओं को मत देने का। और जिसने दिल जीता है, आम जन का जिसने दिल जीता है, जिसने आम जन के लिए काम किया है, जिसके पास आम जन के लिए विजन है, जो देश को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाना चाहता है, जिसके पास देश को आगे ले जाने की विजन है, राष्ट्र हित में जनता मतदान करे। और आज का दिन इसलिए भी जरूरी है, आवश्यक है कि आज का दिन ये तय कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार भारत में बनने वाली है। 400 पार का नारा दिया गया है, उसके बाद अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 के टारगेट को अचीव करने के लिए भी मेहनत करती हुई नजर आई है। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो चुनौती मिल रही है, उस चुनौती को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी के लिए इंडिया अलायंस अभी भी स्टैंड करता है, अपोजिशन से ऑप्शन का जो सफर है वो क्या आपके सामने एक चुनौती बना है? कुणाल जी, देखिए, बस कांग्रेस इस देश में कभी चुनौती नहीं है। आज की डेट में जो परिवेश है देश में, और देश की जनता जिस तरह से सोचती है, वो राष्ट्र निर्माण में जिसकी भूमिका होगी, कांग्रेस को इस राष्ट्र के लिए सोचना है, राष्ट्र को बेहतर विश्व के पटल पे कैसे ले जाए। ये मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री चुनने का त्योहार है, पर्व है। और इस पर्व में मैं एक बात अवश्य कहूंगा विपक्ष के लिए कि विपक्ष के पास कोई नीति नहीं, कोई नेता नहीं, और विपक्ष चारों खानों इसलिए चित हुआ कि विपक्ष मोदी जी का पैर खींचने में लगा रहा। विपक्ष बराबर मोदी जी की बुराई करता रहा। विपक्ष कोई एजेंडा देश के सामने नहीं दे पाया कि वो भारत को विश्व के पटल पे कैसे रखना चाहता है, भारत को विश्व के पटल पे कैसे लेके जाना चाहता है, भारत का नेतृत्व वो कैसे करेगा। इसलिए विपक्ष नेतृत्व विहीन बातें करी, और विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पैर खींचने का काम किया, जिसका हक विपक्ष को देखने को मिल रहा है कि विपक्ष हर जगह चारों खाने चित है। ठीक है, विवेक कोड़े जी किस तरह से देखते हैं? संदीप दुबे जी तो कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष चारों खाने चित है, यूपीए से इंडिया में तब्दील हो गया विपक्ष, लेकिन उसका सियासी फायदा आपको नंबर्स में नहीं मिलने वाला, ये कहना है बीजेपी का। विवेक जी। कि दक्षिण में साफ और उत्तर में खाप। आज मैं ये कहता हूं कि आज तो हाफ से हाफ। आप बिहार में देखिए, आप महाराष्ट्र में देखिए, इनके जो 49 में से 41 सीट थी ना, उसमें से 20 भी सीट जीते, और हमारे महाराष्ट्र से 13 में से 3 भी सीट जीते। तो ये बहुत कुछ इन्होंने कमाया, ऐसा समझना चाहिए। दूसरी बात, ये हमेशा का आरोप हमारे ऊपर आता है कि हमारे पास कोई नीति नहीं है, हमारे पास कोई नेता नहीं है, सिर्फ मोदी जी को गाली देना यही हमारा काम। हमारे पास बिल्कुल स्पष्ट नीति है, और सब इंडिया की मिलकर नीति ये है कि इस देश में जो लोकतंत्र को खतरा पैदा हुआ है मोदी जी के कुशासन से, एक तंत्र रवैये से, और अपने दोस्तों का ही भला करने के अर्थ नीति से, उससे हमें इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर बचाना है, हमें इस देश का संविधान बचाना है, और हमें इस देश का लोकतंत्र बचाना है। ये हमारा कॉमन एजेंडा है। अब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, फेडरल सिस्टम बचाना है,
बीजेपी के कई दिग्गज नेता कहते नजर आ रहे हैं कि भाई 100 में 60 हमारा है, 40 में भी बंटवारा है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हाफ से भी हाफ हो जाएगी। आखिरकार आधार क्या है? बीजेपी तो कह रही कि हमारे पास डबल इंजन की सरकार का डबल रिपोर्ट कार्ड है जो हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। कांग्रेस के पास क्या है? पिछले 10 सालों से आप सत्ता से विहीन हैं। हाल फिलहाल में जितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वहां पर भी जनता ने आपको नकार दिया, तो फिर बचा क्या दिखाने के लिए? देखो, ये जो बोल रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी का घमंड। इनको ऐसा लगता है कि हमारे सिवा दूसरा कोई है नहीं। अगर इनको ऐसा लगता है हमारे सिवा कोई है नहीं, तो कार्यक्रम के आधार पर लोगों के पास क्यों नहीं जा रहे, क्यों निकाल रहे? किसने मछली खाई, किसने मटन खाया, किसका मंगलसूत्र, किसका भैंस लेके जाएंगे? उन्होंने जो काम अगर सचमुच में किया है तो बताना चाहिए ना कि हमने ये काम किया, इस काम के आधार पर हमें वोट दे दो। ये पाकिस्तान बीच में लाने का, अल्पसंख्यक बीच में लाने का, ये जो सब तरीका है, इससे मालूम पड़ता है कि भाजपा के पास कोई नीति नहीं बची। अगर प्रधानमंत्री की तरफ से मंगलसूत्र या प्रॉपर्टी बंटवारे की बात निकली तो उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। आपकी पार्टी के ओवरसीज नेशनल प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा अगर विरासत टैक्स की चर्चा नहीं करते तो मजाल है बीजेपी की तरफ से उस बयान का जवाब निकलकर सामने आता। मणिशंकर अय्यर अगर पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़कर स्टैंड बाय की पोजीशन में रहने की वकालत नहीं करते तो पाकिस्तान को या मुसलमान को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? आप मुझे पूछ रहे हैं तो मुझे बोलने भी तो दो। देखिए, सैम पित्रोदा के ने जो भी वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है, उनका निजी वक्तव्य है। निजी वक्तव्य हमारे में इसलिए दिया जाता है कि हम एक लोकतांत्रिक पक्ष है, लोकतांत्रिक संगठन है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि एक मोदी जी कुछ बोल देते और वही सब लोग बोल देते हैं। अभी बात रही है देश के तरक्की की, आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त अनाज देने की बात करते हैं और 5 साल देने की बात करते हैं, और एक जगह पे बताते हैं कि 24 करोड़ लोगों को हमने दरिद्रता रेखा से बाहर निकाला। तो ये कौन सा जुमला और बना के रखा है एक जगह पे कहने का कि देश में सिर्फ अभी 15 करोड़ गरीब है और अनाज देने का 80 करोड़ लोगों का, और वो भी 5 साल। इसका मतलब ऐसा हो गया कि 5 साल के लिए, और कांग्रेस पार्टी ने उन 5 सालों को बढ़ाकर 10 साल करने का ऑफर भी दिया है जनता को लुभाने के लिए। राशन और तो सियासत के पैमाने पर आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार 5 साल फ्री राशन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की आपको गले से नीचे नहीं उतर रही, तो आखिरकार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने फिर 10 साल का ऑफर क्यों दिया? बहरहाल मैं लौटूंगा आपके पास। नहीं, एसके दुबे जी, आप बिल्कुल मैं लौटूंगा सर आपके पास। एक सेकंड, बहुत देर से आधा मिनट, सिर्फ आधा मिनट जी, आधा मिनट। अगर ये कहते हैं, इनका नीति आयोग कहता है कि भारत में अभी सिर्फ 15 करोड़ गरीब है, अगर 15 करोड़ गरीब है तो ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है, मेरा ये सवाल नहीं है क्यों अनाज नहीं देना चाहिए। हम तो 10 किलो देने वाले। 2024 के चुनाव में समाजवादी प्लस कांग्रेस का गठबंधन मध्य उत्तर प्रदेश में 63 बनाम 17 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रहा है। ये आपने फॉर्मूला 2017 में भी अपनाया था, लेकिन नतीजे उस हिसाब से नहीं मिले। गठबंधन टूट गया, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। फिर आपने अपना राजनीतिक साथी चुना बसपा को 2019, हाल फिलहाल में 2019 में, उसमें भी आपको फायदा नहीं हुआ। अब जब फिर से ये फॉर्मूला आपने अपनाया तो कैसे सुनिश्चित करेंगे? समाजवादी पार्टी के कई नेता कहते नजर आ रहे कि भाई 80 की 80 सीटें हम निकालने जा रहे हैं। एसके दुबे जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी? एसके दुबे जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से ठीक है, टेक्निकल डिफॉल्ट सही किया जाएगा, फिर उससे लौटेंगे। संदीप जी, आप विवेक जी का जवाब दे सकते हैं, जो वो साफ कहते हुए नजर आए कि अगर गरीबी रेखा से इतने करोड़ों लोगों को ऊपर निकाल दिया, बीपीएल रेखा से ऊपर लेकर आए, तो आखिरकार वो कौन लोग हैं जिनको अभी भी मुफ्त राशन देना पड़ रहा है? देखिए, मैं कुणाल जी 2 बातें कहूंगा। जो लोग पहले तो हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा, बड़े भाई ने, कि भारत का संविधान बहुत खतरे में आ गया है, तो मैं पूछना चाहता हूं भारत के संविधान का आर्टिकल 1 वो बता दें। संविधान की किसी भी एक अनुच्छेद की व्याख्या करके बता दें, एक आर्टिकल की व्याख्या करके कांग्रेस के लोग बता दें, फिर डिडोरा पीटे कि भैया क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है।
जिन लोगों ने खुद ही संविधान का गला घोटा, इमरजेंसी लेके आए, कितनी राज्य सरकारों को उनके पद से हटा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद बताइए किस एक स्टेट गवर्नमेंट की बताइए जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटाया हो किसी भी हाल में। तो मुझे लगता है कि सिर्फ बदनाम करने की जो हेकड़ी है वो कांग्रेस की गई नहीं। वो सत्ता के बगैर रह नहीं सकते। कुर्सी जब चली जाती है तो सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। और चिल्लाना क्या है? अरे भाई, आप जिस गरीबी की बात करते हो, इंदिरा जी गरीबी हटाओ के नारे के नाम पे जो इमरजेंसी के बाद इस देश में आई थी और गरीबी की संख्या बढ़ती गई, योजनाओं के धन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते हैं, ये घोषणा आपके पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने किया। और उसके बाद भी आप कह रहे हो आज 100% योजनाओं के धन जनता के पास पहुंचता है, 100% योजनाओं के पैसे जनता तक पहुंच रही है, बिचौलिया बीच से गायब हैं, और इसलिए आपको दुख है और इसलिए आप प्रधानमंत्री की बुराई करते हो। विषय ये नहीं है। विषय अब मैं कुणाल जी बता रहा हूँ क्या है। विषय ये है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कह सकते हैं कि भारत को वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। इससे कांग्रेस के पेट में दर्द है। विषय ये है कि गरीब मुक्त भारत बनाने में हम सबका योगदान होना चाहिए। हम सब मिलकर काम करें। आधे से ज्यादा स्टेट में विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां बेरोजगारी है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां महंगाई है, वहां लोगों को राशन नहीं मिल रहा, वहां बिजली सही समय पे नहीं पहुंचे। उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। इसलिए जिम्मेदार है कि कांग्रेस के लोग वहां काम नहीं कर रहे। इसलिए कांग्रेस हर जगह जहां जहां है वहां से चली जा रही। कांग्रेस को लोग सुन नहीं रहे। आज मैं बुराई नहीं करना चाहता। आज का दिन है। कांग्रेस से भी मैं कहूंगा कि आपको जो जो कहना था, जितना गाल बजाना था जनता के बीच आपने बजा लिया है, विपक्ष ने बजा लिया है। आज जनता से अपील करिए जाके, और जनता भी जमकर मतदान के लिए लंबी लंबी कतारों का में अपना इंतजार कर रही है। कहीं पर भीषण ठंड है तो कहीं पर भारी गर्मी पड़ रही है, लेकिन जनता लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभा रही है। एसके दुबे जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? जी बोलिए। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 63 और 17 का फॉर्मूला आप लोगों ने डिसाइड किया है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। कई सीटों पर चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। जो फॉर्मूला 2017 में 2022 में नहीं काम कर पाया, 2024 में कैसे करेगा सर? देखिए, अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो फर्स्ट फेज से ही माहौल ऐसा बनने लगा था कि एंटी गवर्नमेंट था। निश्चित तौर पर इसमें हमने जो मेहनत की, हमारा जो संघर्ष था, उसमें आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब उन्होंने वोटिंग परसेंटेज जब देखा तो वो अधिकतर ऐसा होता है कि वोटिंग परसेंटेज अगर सरकार से जो खुश होते हैं, तो जैसा कि 14 में हुआ था, 14 से 19 में जब वोटिंग हुआ तो इंक्रीज हुआ था। लेकिन जब डिक्रीज होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं सरकार से खुश जनता नहीं है। और इसी मामले में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा संघर्ष था जनता के मुद्दों के लिए, उसमें जनता ने हमारा साथ दिया। और जनता जो वोट पड़ा है वो निश्चित तौर पर हमारे गठबंधन का वोट है। और अब इनके एक लोग तो आराम तरफ करते एसके रहे। दुबे जी, आप कहते नजर आ रहे हैं कि जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार के खिलाफ होता है, लेकिन यहां पर तो मतदान प्रतिशत या स्टैटिक है या पिछले चरण के बाद, पिछले चुनाव की तरह देखा जाए तो 4 से 5% लो है। तो जो कमी आई है वोटिंग परसेंटेज में, उसे आप कैसे देखेंगे, फिर एनालाइज करेंगे? अरे 1% वोट जब फ्लक्चुएट होता है, फ्लोटिंग करता है, तो सरकारें बदल जाती हैं। ये तो 5 से 7% का मैटर है। आप सोचिए कितना वोट डिफरेंस आएगा। जो इन्होंने 1000, 2000, 5000, 10,000 से सीटें जीती थी, वे सब सीटें ये हारेंगी। यानी आपका ये कहना है कि 4 से 5% मतदान में जो कमी आई है वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स या परंपरागत मतदाताओं की वजह से कमी आई है। आपका वोट जो पहले पड़ा वो एकमुश्त पड़ा हुआ है। संदीप जी, एसके दुबे जी साहब कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज में जो कमी आई पिछले कुछ 4-5 चरणों में, उसका नुकसान सिर्फ बीजेपी को होगा। इसका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो 5:30 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है उसका आंकड़ा भी आपके सामने थोड़ी देर में पेश किया जाएगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। इलेक्शन 2024 सिलसिला जारी है।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो सुबह 7 बजे से लगातार 5वें चरण के लिए इस वक्त 49 सीटों पर मतदान का सिलसिला जारी है। 5 बजे तक के मतदान का आंकड़ा इस वक्त सामने आ चुका है, जहां 5 बजे तक 56.68% तक वोटिंग हो चुकी है। जहां बिहार में लगभग 52%, जम्मू कश्मीर में 54%, झारखंड में 61%, लद्दाख में 67%, महाराष्ट्र में 48%, उड़ीसा में 60%, यूपी में 55% और वेस्ट बंगाल में लगभग 73% मतदान हो चुका है। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला जारी। 5वें चरण में अब तक 56.68% तक मतदान संपन्न। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ मतदान दर्ज हुआ है। पश्चिम बंगाल में जहां 5 बजे तक 73% मतदान संपन्न हुआ, वहीं लद्दाख में 67.15%। अगर बात जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर वोटिंग हो रही है। 54.21% मतदान संपन्न हुआ है अभी तक। बिहार की जिन 5 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला जारी है, वहां पर 52.35% मतदान, और उत्तर प्रदेश की जिन 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है, पूर्वांचल और अवध की, वहां पर 55.80% मतदान। संदीप दुबे जी, मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है, हौसले कितने बुलंद हैं? करनी चाहिए कि सबसे ज्यादा मतदान हो, लोग घरों से निकले। विपक्ष बार बार कहता है कि ज्यादा मतदान होता है तो सत्ता पक्ष को घबराने की जरूरत है, कम मतदान सत्ता पक्ष को घबराने की जरूरत नहीं। अभी जैसे हमारी समाजवादी पार्टी के बड़े भाई जी कह रहे थे, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीतिक दलों को चाहिए, किसी भी के लोगों को ये अवसर मिला है, आम जनता को, ये त्योहार का दिन है और इस त्योहार में बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आप वोट किसी भी दल को, किसी पार्टी को दें जिसने दिल जीता है, और हम तो चाहते हैं कि वोट राष्ट्रवाद को दें, देश में बेहतर विकास को दें, जो बेहतर काम जिसने किया उसको दें, और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी चल रही है, उस गारंटी को दें। और भारत के पास अपना एक उज्जवल भविष्य, भारत का भविष्य, युवा मतदाता जो नए नए आए हैं वो जरूर अपना मतदान करें, क्योंकि उनके मतदान से बहुत कुछ तय होगा। और मैं एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि देखिए, हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, और हम सब लोग को मिलकर देश और समाज के लिए अच्छा करना और अच्छे सोचने की आवश्यकता है। वो चाहे कांग्रेस के लोग हो, सपा के लोग हो, बसपा के लोग हो, देश में जितनी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं वो सबसे ज्यादा देश के प्रति चिंतित होते हैं। उनके विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं। तो आज का जो दिन है, मैं यही कहूंगा कि सब लोग आह्वान करें कि लोग अपने घरों से निकले और ज्यादा मतदान करें। मत प्रतिशत जितना बढ़ेगा, भारत का भविष्य उतना ही खिलेगा, उतनी हरियाली आएगी, और देश जो सपने बुन रहा है उस सपनों को पूरा करने में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। ठीक है, लेकिन विवेक कोड़े जी, अगर बात बढ़े हुए मतदान प्रतिशत की, 5 बजे तक के आंकड़े की हम बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बारामूला, लद्दाख या पश्चिम बंगाल, यहां बंपर मतदान के आंकड़े निकलकर सामने आए 5 बजे तक ही। ये मतदान प्रतिशत आपके लिए खुशी के संकेत दे रहे हैं या फिर आपके लिए थोड़ा और विचलित कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर जहां पर एक तरफ इंडिया अलायंस के बैनर तले एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर आप इंडिया अलायंस के पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला हो रहा है और बीजेपी आपको कड़ी चुनौती दे रहा है। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर की बारामूला या फिर लद्दाख की सीट, जहां पर इंडिया अलायंस में भले ही आप एक लोग साथ हो नेशनल, लेकिन वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस सब आपने सामने लड़ रही हैं। देखो, सबसे पहले कश्मीर में लड़ने की भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत ही नहीं, वहां वो लड़ नहीं रहे कश्मीर। तो कश्मीर में वोट ऊपर जाए नीचे जाए कुछ फर्क नहीं आता हमारे। दूसरी बात, जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, वेस्ट बंगाल में जरूर हम ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने ये जाहिर किया है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अब रही बात जो यहाँ कहा गया कि बहुत बड़ी तरक्की की है, संदीप जी, आज का दिन अच्छी बातें करने का है, लेकिन फिर भी एक दो कड़वी बातें सुन ले। आप जो बोल रहे थे कि बहुत बड़ी तरक्की हमने की है, मैं आपको बताता हूं, हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में 111वें क्रमांक, और हम बात करते हैं हम दुनिया की 5वीं तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तो हमारा पर कैपिटा इनकम दुनिया में 143 पर। अब आप बताइए कि जिस देश में आप जो मजूर है उनको 200-225 रुपया मजूरी देता है, और कोई जो हमारे यहाँ के पूंजीपति है वो घंटे में 60 करोड़ रुपया कमाता है, इस तरह की आपकी अर्थनीति है,
और इस अर्थनीति का विरोध जनता कर रही है। जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, यहाँ की महिला असुरक्षित महसूस करती है। और जो मोदी जी ने जितने वादे किए थे 2014 में और 2019 में, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए ही आपको शहजादे, पाकिस्तान, गाय, भैंस, ये सब चीजें चुनाव के प्रचार में लानी पड़ती है। ये लोकशाही का उत्सव अगर घूम मोदी फिर कर जी इस सर तरीके विवेक की जी बातें बात नहीं वहीं आ करते गई कि तो आखिरकार बहुत मुद्दे अच्छा का हो आगाज जाता किसने था, किया ऐसा था और मुझे लगता सियासी पलटवार किसने किया था। लेकिन मेरा स्पष्ट सवाल था ना कि जनता को तो आपने कंफ्यूज कर दिया। आप इंडिया अलायंस में जब रैलियां करते हैं, बैठकें करते हैं, पटना से लेकर बेंगलुरु, बेंगलुरु से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर दिल्ली, तब एक मंच पर नजर आते हैं। लेकिन जब चुनावी मैदान में उतरते तो आमने सामने इकट्ठे हो जाते हैं। ममता बनर्जी आपकी कैसी साथी हैं? अगर आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता को तो आप कंफ्यूज करेंगे ही ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भी कंफ्यूज कर रही है, पंजाब में भी कंफ्यूज कर रही है। कुछ स्ट्रैटेजी करके तो चीज होती है कि नहीं, कुछ स्ट्रैटेजी करके तो चीज होती है कि नहीं, कि हम हमारी सब स्ट्रैटेजी आपको बता दें। सर अब क्या ऐसे हम में ही तो भारतीय जनता महाभारत की पार्टी वो को पूछ चौपाई के याद हमारी आती है ना स्ट्रैटेजी सर। बता दें? ऐसे में ही महाभारत की वो चौपाई याद आती है कि वचन दिया सोचा नहीं क्या होगा परिणाम, सोच समझकर कीजिए जीवन में हर काम। बहरहाल लौटूंगा आपके पास। एसके दुबे जी, देखिए, अब मैं सर एक सेकंड सर, देखिए मेरे पास समय सीमित है, समय सीमित है, मेरे पास समय सीमित है, थोड़ा सा एक रिएक्शन में ले लूं। एसके दुबे जी, कई महत्वपूर्ण सीटें रही जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। 2014 का चुनाव समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें गई थी। 2019 का चुनाव फिर समाजवादी पार्टी 5 सीटें ही लेकर सामने आई थी। लेकिन अब 2024 में ये 5 से 80 का सफर आप कैसे तय करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि 10 सीटों में राज्यसभा, जो हाल फिलहाल में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, 10 में से 8 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की और 8 से 80 का दम वो भरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप ही के समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ा उन्होंने और वो नाराज थे आपके नेतृत्व से। तो जब विधायक नाराज होकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे जनता वोट डालेगी? ये जनता बोलने लगी है ना, और जब जनता बोलने लगती है तो चुनाव परिणाम पलट देती है, सरकार का अहंकार तोड़ देती है, तानाशाही खत्म कर देती है। ये जनता कहने लगी है। हमारा यही तो प्रयास था कि जनता इस मुद्दे को समझे, जो समस्याएं हैं उन्हें समझे और उन बाहर निकले। तो जनता ने निश्चित तौर पर उसी को तो अपनाया है और उसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि इस सरकार का, मोदी सरकार का तानाशाही खत्म होगा और इसका अब जाने का समय सिर्फ थोड़े दिन और बाकी है। 4 जून को इनकी विदाई निश्चित है। अब आप कह रहे हैं कि भाई जनता समझ चुकी है, जनता जवाब दे रही है। जनता 2017 में क्यों नहीं समझ पाई? 2019 में क्यों नहीं समझ पाई? 2022 में सर क्यों नहीं समझ पाई? इंतजार किया। देखिए, जब सरकार बदलती है तो लोगों का टेंशन होती है। आपसे वही पूछ रहा हूं, आपने कहा ना कि जनता जवाब दे रही है, जनता समझ गई है, जनता आपकी बातों से कन्विंस हो गई है, तो आप 2017, 2019, 2022 में क्यों नहीं कन्विंस कर पाए? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जनता ने एक बार समय देखा है इन्हें, ठीक है, तो जनता ने फिर सोचा कि चलो इस बार ये नहीं कर पाए तो अगली बार करेंगे, लेकिन दोबारा धराशायी हो गए, तो तीसरे बार तो जनता इन्हें समय देने वाली नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, पानी सिर से ऊपर बह चुका है। होगा, उसके बाद 4 जून को नतीजे निकलकर सामने आएंगे तो किसका बेड़ा पार होगा, किसका बंटा धार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल सुबह 7 बजे से 5वें चरण का मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक के आंकड़े: लद्दाख 67.15, जम्मू कश्मीर 54.21, झारखंड 61.90, महाराष्ट्र 48.66, बिहार 52.35। तो 5 बजे तक का मतदान सामने आ चुका है। पश्चिम बंगाल 5 बजे तक 73% मतदान संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश 55.80% मतदान, उड़ीसा 60.55% मतदान, महाराष्ट्र 48.66% मतदान, लद्दाख 67.15% मतदान, जम्मू कश्मीर 54.21% मतदान 5 बजे तक, झारखंड 61.90% मतदान और बिहार 52.35% मतदान। कुल वोटिंग 56.68%। शाम 5 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है। बहरहाल इंतजार करना होगा फाइनल आंकड़े का कि जब 5वें चरण में वोटिंग परसेंटेज कहां जाकर रिकॉर्ड दर्ज कराएगा।
और यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। 2024 का सियासी दंगल, नॉन स्टॉप कवरेज सुबह 7 बजे से लगातार आप देख रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी।